नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फ्राइडे का सेशन मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लेकिन निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में 300 पॉइंट ऊपर इस समय, और निफ्टी डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में कामयाब। कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आया, अब महज 20 पॉइंट की गिरावट है, 24,731 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक पूरी तरह से कंट्रोल में आपको दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स आज सुबह में करीब 800 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका था, वहां पर भी आप देखिएगा एक डिसेंट कमबैक है। हालांकि अभी भी 131 अंकों के दबाव के साथ कारोबार बना है। बैंकों में तेजी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की अगुवाई में होती हुई दिखाई दी है, और एचडीएफसी बैंक भी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स एक बार इंडेक्स के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो उसमें साफ नजर आएगा कि कहां से सपोर्ट है और कौन से स्टॉक्स दरअसल अभी भी थोड़ा सा ड्रैग डाल रहे हैं इंडेक्स पर, तो वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें एक्सिस का एक बड़ा योगदान है, इसमें आज विप्रो का एक योगदान है, आईसीआईसीआई और टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इन्फोसिस हमने देखा है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी पहले हो चुकी थी नंबर्स से पहले, आज मुनाफा वसूली हो रही है। आईटीसी, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स है जो हल्के से नेगेटिव में आपको ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने, किस तरह की स्थिति इनके पोर्टफोलियो की है, वो आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं। गौर करिएगा, जतिन, रूपक और ब्रिजेश के बीच मुकाबला। रूपक ने एक अच्छी खासी लीडरशिप हासिल कर ली है, 14% के रिटर्न्स। जतिन और ब्रिजेश हल्के से नेगेटिव टेरिटरी से जूझते हुए। पहले तो इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव, कंसिडरिंग हम थोड़ी सी रिकवरी करके 24,700 तक पहुंचे हैं। जतिन, कुछ कॉन्फिडेंस लौट रहा है क्या आज? ओवरऑल मेरे को लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने 20 वीक एवरेज जो अराउंड 24,650 के आसपास बना हुआ था, तो हमें लगता है कि वो टेस्ट किया है। 3 दिनों की एक गिरावट के बाद आज का जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो फॉलो थ्रू नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं संकेत दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर ऑन दी डाउन साइड वीक हो रहा है। अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन जो इनिशियल साइंस मिल रहे हैं वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक पैनिक बॉटम जैसा कुछ डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स है बनने में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अगर जो आज का लो टूटता है तो फिर से वीकनेस आएगी, लेकिन हमें लगता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आज का लो होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आज का लो डिफेंड होने की पूरी ज़रूरत है, लेकिन जो आपका निफ्टी बैंक का हाल है ब्रिजेश, वो तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रहा है। स्पेशली यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप तेजी कैरी करना चाहेंगे कंसिडरिंग कल एचडीएफसी बैंक और कोटक दोनों के नतीजे आने वाले हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली हालांकि जब निफ्टी गिरा उस वक्त बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस नहीं देखने को मिला था। 51,000 का जो लेवल है वो फिलहाल होल्ड कर गया था, और आज फिलहाल फिर से बाइंग मुझे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा तेजी बन सकता है। तो मेरा व्यू, मुझे लग रहा है कि आज का जो लो बना है वो शायद 1-2 दिन के लिए होल्ड कर जाएगा इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि अभी हमें पुल बैक के लिए ट्रेड करना चाहिए, और जो पुल बैक का जो लेवल है करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास है। तो 51,500 से 52,500 तक का मुझे लग रहा है एक पहले पुल बैक देखने को मिल सकता है। फिर वहां पे फिर अगर सेलिंग आता है तो हम फिगर आउट करेंगे, बट देन इमीडिएट बेसिस पे हमें और 1000 पॉइंट ऊपर बात करना चाहिए। इंटरेस्टिंग मूव्स इंडेक्स से बनते हुए। रूपक, आपकी क्या रणनीति रहेगी कंसिडरिंग एक तो निफ्टी बैंक का साथ है, मिड कैप्स में क्रैक देखने को मिला और फिर से रिकवरी आ रही है वहां पर भी? जी, क्लियरली बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51,200 का डिसाइसिव लेवल था जिसके नीचे जाने पर वीकनेस आ सकता था, लेकिन एक पैनिक बॉटम बनाया 51,000 के आसपास। अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा निफ्टी को। और निफ्टी यहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा कंप्लीटली रिवर्सल निफ्टी में आ सकता है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट का रैली आई इस लेवल से। 100-150 पॉइंट की रैली आ सकती है निफ्टी में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर बैंकों की तरफ से और भी स्ट्रॉन्गर नंबर्स आते हैं, स्पेशली एचडीएफसी और कोटक कल, तो शायद उसकी तैयारी होती भी दिखाई देगी। थोड़ा सा समा बन रहा है वैसे। चलिए हमारे जानकारों के अब रिटर्न्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। जो इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो आपके लिए पहले पेश करेंगे। जतिन का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा आप। एक तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ग्रेसिव में बाई साइड का ट्रेड था, गेल के शॉर्ट साइड के ट्रेड को होल्ड करे, सुमितोमो के बाई साइड के ट्रेड पर भी ये होल्ड किए हुए हैं। जतिन, नया ट्रेड क्या है? देखिए, नया ट्रेड मेरे को लगता है कि फार्मा स्पेस से मैं सन फार्मा पे लॉन्ग करना चाहूंगा।
तो रिसेंट का जो एक चार्ट स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की तौर पे दिख रहा है। हमें लगता है कि फार्मा में अभी भी मोमेंटम है और आगे जाते हुए मोमेंटम बढ़ सकता है। ओवरऑल हमें पॉजिटिव ऑन फार्मा स्पेस, तो 1875 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी और मेरा टारगेट रहेगा 1990 का। 1990 के लिए सन फार्मा में एक मौका। सन फार्मा आपके सामने करीब 1% ऊपर है, 1990 तक जा सकता है। 1909 के लेवल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1875 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये हुई जतिन की बात। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल था, एग्जिट कर लिया कल। REC सेल था, एग्जिट कर लिया कल। और कल शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ने डिसेंट पैसा बनाकर दिया है। रूपक आज बताइए, कंसिडरिंग एक पुलबैक आ रहा है, ट्रेड क्या होगा पहला? पहला ट्रेड रहेगा मेरा टोरेंट पावर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लेटली पावर सेक्टर स्टॉक्स में बाइंग आ रहा है अभी आज का दिन। और टोरेंट पावर में तो सेलिंग आया ही नहीं था, तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में था और स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2200 तक जा सकता है टोरेंट पावर, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1880 का। ओके, तो 1880 के स्टॉप लॉस के साथ ये टोरेंट पावर वाला ट्रेड बाय साइड पर रहेगा आपके लिए। रूपक की तरफ से राय आ रही है, करीब 2-2.25% वो स्टॉक दिख रहा है। 2200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी का कॉल लेकर चलेंगे। ठीक है, ये रूपक का ट्रेड हो गया। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं, और ब्रिजेश के केस में इन्होंने नैल्को होल्ड किया हुआ है, सिटी यूनियन भी होल्ड किया हुआ है। ब्रिजेश, नया ट्रेड क्या होगा? मैडम, जो ट्रेड देख रहा हूँ मैं पीवीआर में देख रहा हूँ। तो पीवीआर का जो ट्रेड है बेसिकली ये डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट 3-4 दिन में जब करेक्शंस आ रहे थे मार्केट में, तो पीवीआर में कहीं पे भी हमने वीकनेस नहीं देखा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि आज या मे बी लाइक नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा बाउंस आपको पीवीआर में देखने को मिलेगा। जो बिल्डअप्स है उसके लॉन्ग बिल्डअप्स है, और 1620 के जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटर्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकता है, और मैं एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा जो व्यू है, तो इसमें करंट प्राइस में मैं बाय लूंगा। 1610 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा, और 1700 के आसपास मेरा टारगेट है पीवीआर में। पीवीआर में 1700 का टारगेट रहेगा और 1610 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। आज करीब 1.5% ऊपर ये काउंटर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए 3 ट्रेड्स आ चुके हैं। एक ट्रेड रूपक जोड़ पाएंगे, उसको रिविजिट करेंगे हम, लेकिन फिलहाल बात करते हैं हेवल्स की। हेवल्स का स्टॉक पहले दिखाइएगा। कल नतीजे आए, नतीजे वैसे अनुमान से थोड़े से कमजोर थे और कल स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला। आज हालांकि एक पुलबैक आया है, 1-1.5% ही सही, लेकिन पुलबैक जरूर है। 1830 के लेवल्स है। अब नंबर्स में क्या था? 16% आए और मुनाफा 7% बढ़ा, लेकिन एबिटा और मार्जिन फ्रंट पर निराशा थी। एबिटा फ्लैट रहा, मार्जिन में इनफैक्ट 1.5% तक का दबाव देखने को मिला। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इस क्वार्टर में और आगे का आउटलुक कैसा है, ये समझना जरूरी है। और कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मैं सीधे मार्जिन से ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर दबाव देखने को मिला है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। तो अगर मुझे समझा सके, ये मार्जिन्स को क्या ड्रैग कर रहा है? आई थिंक जनरली स्पीकिंग हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं जो रिजल्ट्स आए हैं। एक तो ग्रोथ अच्छी आई है, बोथ हैवेल्स स्टैंडअलोन कोर बिजनेस में भी और लॉयड के बिजनेस में भी। और जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, ये कुछ इस तरह का होता है कि सेकंड क्वार्टर में कभी कभी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस प्रीपोन होते हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो उस वजह से केबल वायर मार्जिन्स अफेक्टेड हैं। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। ग्रोथ भी अच्छी है, मार्जिन स्ट्रक्चर जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स ऑफ एवरी बिजनेस वो भी काफी स्ट्रांग है, अदर देन केबल्स एंड वायर्स, जो कि जब जैसे ही रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस नॉर्मलाइज होती हैं तो मार्जिन्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ओके, तो इनफैक्ट आज सुबह में पॉलीकैब का भी मैनेजमेंट कह रहा था कि कॉपर प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, एंड आई एम अज्यूमिंग फिर आप पर भी वही दबाव आया होगा। अच्छा, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन गुजर चुके हैं। ऑफ कोर्स वी हैव गॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड दिवाली, और उसके बाद का भी एक्शन बरकरार रहेगा। तो ये कैसे पैन आउट हो रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? आई थिंक जनरली स्पीकिंग अभी जो प्री फेस्टिवल या फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई है वो एक अच्छी शुरुआत है।
हम लोग लॉयड प्रोडक्ट्स में भी देख रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अप्लायंसेस इंक्लूडिंग लाइटिंग। तो ऐसा लगता है कि ये एक सीजन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सिमिलर सीजन, ये बेटर सीजन रहना चाहिए। तो शायद फिर उसका रिफ्लेक्शन H2 के नंबर्स में दिखाई देगा। लेकिन आपके केबल एंड वायर बिजनेस में डिमांड की सिचुएशन क्या है? कितना पिकअप की गुंजाइश है यहाँ से आगे, अगर उसका अंदाजा दे सके? आई थिंक ओवरऑल अगर हम केबल वायर बिजनेस को देखें तो मैंने जैसे कहा कि एक फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस थी सेकंड क्वार्टर में, जिसमें मार्जिन्स इफेक्ट हुए। तो आने वाले टाइम में नॉट ओनली मार्जिन्स भी नॉर्मलाइज होने चाहिए, बट डिमांड भी स्ट्रांग रह सकती है। आपने कहा रेजिडेंशियल डिमांड एक स्ट्रॉन्गर डिमांड दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी, जो केबल्स, पावर केबल्स की डिमांड है, वो भी अच्छी है। तो आई थिंक केबल एंड वायर में ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। जो सेकंड क्वार्टर में जो एक 22% की ग्रोथ आई, वो थोड़ा सा रीस्टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक वायर्स भी था। अदरवाइज जनरली देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन केबल्स एंड वायर्स बिजनेस। The sentiment is positive and that's good to hear. FMEG स्पेस में आप भी कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च करने की कोशिश में रहे हैं। किस तरह की प्रोडक्ट पाइपलाइन आप रफली इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? क्या प्लान है? कंसिडरिंग एनीवेज वी आर इन द मिड्स ऑफ द फेस्टिव सीजन, क्या उसका कुछ फायदा उठा रहे हैं नए लॉन्चेस को लेकर? आई थिंक ये कंपनी का एक कांस्टेंट स्ट्राइव रहती है कि जो भी कैटेगरीज में हम लोग हैं उसकी एडजेंसीज में भी एंटर करें, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको भी रिफ्रेश करते रहें। तो एक कांस्टेंट एफर्ट हमारी R&D टीम्स का रहता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम्स का रहता है, और आई थिंक वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। और ये रीजन भी है कि आज हैवेल्स ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड बन चुका है। अभी हम लोग जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हैं, तो उसमें हम लोगों ने किचन अप्लायंसेस लाइक किचन हॉब्स एंड कुकटॉप्स भी चालू किया है। सो एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रेंज, रिफ्रेशिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ग्रोथ बनी रहती है। गोइंग फॉरवर्ड राय साहब, अगर मुझे अंदाजा दे सके, क्या कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या? परहैप्स दैट वुड आल्सो सपोर्ट योर मार्जिन्स और बूस्ट इट। आई थिंक हम लोग कंज्यूमर को फॉलो करते हैं, और हम लोग जो देख रहे हैं कि आज जो कंज्यूमर है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी चाहता है और वैल्यू भी चाहता है। तो एक हैवेल्स, बिकॉज हम लोगों की अपनी एक डेवलपमेंट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर कंट्रोल है, तो हम लोग डेवलपमेंट में भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक राइट कॉस्ट पे कंज्यूमर को दे सकते हैं। सो ये कांस्टेंट स्ट्राइव रहता है कि प्रीमियमाइजेशन भी हो, बट डज नॉट नेसेसरली मीन कि लग्जरी प्रोडक्ट हो। प्रीमियमाइजेशन का मतलब यह है कि कस्टमर को वैल्यू भी मिले। तो आज वही रीजन है कि हैवेल्स एक रूरल एरियाज में भी काफी सक्सेसफुल ब्रांड होता जा रहा है, बिकॉज प्रीमियम डज नॉट नेसेसरली मीन एक्सपेंसिव। सो आई थिंक ये कांस्टेंट स्ट्राइव है, और हम लोगों की प्रीमियमाइजेशन जर्नी बनी रहेगी आने वाले टाइम में भी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू फॉर H2 सर। एक वैसे कमेंट्री काफ़ी कन्विंसिंग है, शायद इसीलिए हमने देखा है स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। और जो प्रॉब्लम मार्जिन्स को लेकर है वो पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है। देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्पेशली मेटल के प्राइसेस कुछ बढ़े थे, तो वो शायद मार्जिन्स पर दबाव डाल भी रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजरें रहेगी, मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नंबर 1 अब फोकस में रखते हैं जोमेटो, जो इनफैक्ट आज सुबह से ही रेडार पर रहा है। दरअसल कंपनी ने कहा कि 22 अक्टूबर को कंपनी जब रिजल्ट्स पेश करेगी, उसके साथ ही फंड जुटाने पर भी विचार होगा। अब इस बोर्ड बैठक में अचानक ये फंड रेज की स्थिति कहां से उभर कर आ रही है, ये जानना जरूरी है। और फंड अगर जुटाएंगे तो कितना ये फंड जुटता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ निमिष शाह जुड़ रहे हैं CNBC TV 18 से। निमिष, एक तो सरप्राइजिंग लगा कंसिडरिंग इनके पास पर्याप्त कैश है इनके बुक्स पर, उसके बावजूद एक फंड रेज हो रहा है। तो क्या आप पकड़ रहे हैं, कितना फंड रेज होगा और क्या वजह रह सकती है? सर हर्षिता, आपने बहुत सही बोला कि बहुत लोग कंफ्यूजन थे कि क्यों पैसा रेज करें जबकि ऑलरेडी उनके पास कैश है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का कैश पड़ा है उनके बुक्स पे।
बट देयर इज एक टेक्निकल रीज़न है कि ये लोग जोमेटो फंड रेजिंग करने वाला वाया QIP, जो मुझे समझ में आया फ्रॉम मेरे सोर्सेज से कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन जोमेटो रेस करेगा। बोर्ड भी अप्रूव देंगे जोमेटो को रेस करने का ऑलमोस्ट $1 बिलियन, विच इज़ 8,500 करोड़ ऑफ मनी वाया QIP। सो दैट्स जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को सोर्सेज से मिला है कि ये लोग कुछ 8-8.5 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास कैश पड़ा है, तो कहीं कैश का तो ज़रूरत नहीं पड़ना उनको। इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न है जिसके लिए वो लोग ये शायद फंड रेजिंग कर रहे हैं, और वो टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आप अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जोमेटो में FDI प्लस FI जो फॉरेन होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है, और डोमेस्टिक का होल्डिंग 50% से नीचे है। इसमें कोई प्रमोटर तो है नहीं, बिकॉज एंटायर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। 50% से ज़्यादा FDI का है और 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक का है। अब ये जो फंड रेजिंग होगा, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पूरा फंड रेजिंग डोमेस्टिक को दिया जाएगा। उसके चलते जो टोटल होल्डिंग है FDI का और FI का वो 50% से नीचे हो जाएगा। एक बार जब वो 50% से नीचे हो जाएगा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी RBI को लिखेगी कि हमारी कंपनी में आप FDI को कैप कर दो 49% पे। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज के तारीख में ई-कॉम बिजनेस जो है, इंडिया में अगर किसी को भी ई-कॉम करना होता है, ई-कॉमर्स करना होता है, तो उनके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है अगर FDI का होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो तो ब्लिंकिट जो उनका कोर बिजनेस है, जिसको लेकर ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हुआ है लास्ट 1 साल में जोमेटो में, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए जोमेटो को, तो ये मूव करना बहुत ज़रूरी है कि होल्डिंग कंपनी में विच इज़ जोमेटो, उस पर FDI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाए। तो एज अ सेड 8,500 करोड़ के आसपास जो लोग जो रेस करेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी करते हैं, 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर QIP करेंगे तो 3 से 3.5% के आसपास का डाइल्यूशन होगा। अब जब ये डाइल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली FDI प्लस FI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली उनको FDI रिस्ट्रिक्शंस में से निकलने के लिए फॉर द ब्लिंकिट बिजनेस, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है। हमने 1-2 एक्सपर्ट से भी बात की इंग्लिश चैनल पर, उनका भी यही ओपिनियन था कि ये बहुत बड़ा ओवरहैंग है, नॉट ओनली फॉर जोमेटो, फॉर ऑल कंपनीज जो FDI रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जोमेटो पैसा रेज कर रहा है डिस्पाइट उनके पास कैश पड़ा है, सो दैट वो एक FDI का होल्डिंग है उसको नीचे ले आए। सो दैट्स द की थिंग। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत टाइम से ये सब न्यू एज कंपनीज में बड़ा कंसर्न हुआ था कि चाइनीज़ होल्डिंग बहुत बड़ा था। अगर आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एंड फाइनेंशियल जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हुआ करता था जोमेटो में, उसने काफ़ी सारा स्टेक बेच दिया है, अभी उनके पास खाली 2% स्टेक बचा है। तो इवन जो चाइनीज़ ओनरशिप है जोमेटो में वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो वो भी ओवरहैंग अभी बहुत हद तक निकल चुका है। और अगर ये पैसा रेज कर लेते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और FDI का जो ओवर कंबाइंड होल्डिंग है वो 50% से नीचे आ जाएगा, तो एक बड़ा ओवरहैंग इवन फॉर ब्लिंकिट जो लोगों को कंसर्न है वो हट सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई ये बोर्ड मीटिंग में आई थिंक बोर्ड विल अप्रूव नियरली $1 बिलियन फंड रेजिंग, जिससे FDI का होल्डिंग कम हो जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर सुबह में चर्चा नमिश यही हो रही थी कि शायद स्विगी के IPO से पहले कंपनी अपना आर्सेनल कुछ तैयार करना चाह रही है, बट क्लियरली ये ज़्यादा टेक्निकल रीज़न मेक्स मोर सेंस कि वहाँ पर अगर आपको ब्लिंकिट के ऑपरेशंस एक्सपैंड करने हैं तो आगे चलकर किसी तरह की रेगुलेटरी इशू नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप निमिष हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बड़ी खबर और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की 8,500 करोड़ लगभग सूत्र हमें बता रहे हैं, जैसे निमिष कह रहे हैं अपने सोर्सेस से बात करके कि 8,500 करोड़ का QIP रेज होता हुआ दिखाई देगा, और लार्जली एक टेक्निकल कारण की वजह से है कि जोमेटो नहीं चाहता कि अपनी इनकी FDI होल्डिंग दरअसल 50% से ज़्यादा रहे, उसको दरअसल वो लिमिट करना चाहते हैं, इसीलिए लगभग 3% के आसपास का डाइल्यूशन होगा। स्टॉक आपके सामने 264 पर कर रहा है कारोबार। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 का। खिलाड़ी नंबर 1 हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड दे दिए। रूपक के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है। रूपक, एक और स्टॉक है? जी हाँ, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा मोतीलाल ओसवाल। स्टॉक ने आवली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 1070 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस होगा 937 का। 7 का स्टॉप लॉस और 1070 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात हो रही है। चलिए सारे ट्रेड्स में फटाफट से आपके लिए कर रही हूँ रिकैप जो हमारे जानकारों ने आपको आज सजेस्ट किए हैं।
जतिन का पोर्टफोलियो सुमितोमो और गेल दोनों ट्रेड्स होल्ड करें। ध्यान रखिएगा गेल पर एक शॉर्ट कॉल है। नया ट्रेड सन फार्मा 1990 टारगेट 1875 का स्टॉप लॉस यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इनको सुमितोमो केमिकल्स में नहीं, गेल के शॉर्ट साइड पर बन रहा है, बेग योर पार्डन। अगला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो है इस समय ब्रिजेश का। ब्रिजेश ने भी 2 ट्रेड्स कैरी किए। एक नया जोड़ा है पीवीआर आइनॉक्स 1700 का टारगेट 1610 का स्टॉप लॉस है। सिटी यूनियन नाइल को बाय साइड के ट्रेड्स थे, टारगेट स्टॉप लॉस आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स किस में बन रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नाल्को का ट्रेड 0.40%। अब रूपक का पोर्टफोलियो टॉरेंट पावर 2200 का टारगेट 1880 स्टॉप लॉस और मोतीलाल ओसवाल 1070 टारगेट 1937 का स्टॉप लॉस। इसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स इस समय बन रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, कौन कहां पर पहुंच रहा है। रूपक के केस में वो रिटर्न हो गया अब 14% का। जतिन और ब्रिजेश अभी भी हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।